खोसा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर मुतालबा किया कि इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, और ये गुज़िश्ता रोज़ मुतालबा अपनी जगह पर था। आज जिस तरह नवीद कमर साहब ने अपना कोट उतारा और बड़े बरंगेख्ता दिखाई दिए, वो भी हम सब ने विटनेस कर लिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या अपोजिशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुत्तहदा अपोजिशन खुद इस पोजीशन में है कि वो इस्तीफे का मुतालबा कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील साहब, सबसे पहले तो आप ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि इस वक्त सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या मुस्लिम लीग नून या दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ से मुस्ताफ़ी होने का जो मुतालबा है वो नहीं हो रहा, बल्कि मेरे ख्याल में अब हर ख़ास व आम पाकिस्तानी भी यही मुतालबा कर रहा है कि इस हुक्मरान को और उसकी हुकूमत को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सके। और मकसद है अब एक कोविड-19 के हवाले से अगर आप देख लें सूरत हाल को, बाकी दुनिया भी तो चल रही है ना, बाकी दुनिया के भी तो अमूर मुल्क जो हैं उनके अमूर जो हैं वो चल रहे हैं, बदस्तूर चल रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ को जो है वो फोकस कर दिया गया है सिर्फ एक चीज़ पे कि जी इसकी वजह से बाकी मामलात जो है इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो कि सही नहीं है। बाकी दीगर मामलात भी चल रहे हैं, लेकिन फोकस लोगों का जो है वो डाइवर्ट करने के लिए या टेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये एक वावेला कर दिया जाता है। आप देख लें, हर फील्ड को उठा के देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, एजुकेशन देख लें, हेल्थ देख लें, इकोनॉमिक अफेयर्स देख रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अगले दिन इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी हमारी बेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारा परफॉर्म कर रहा है वो आपका फॉरेन मिनिस्ट्री है। फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप कश्मीर की सूरत हाल देख लें कि उस पर आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या कह रही है। सो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, कौन सा ऐसा शोबा है पाकिस्तान का, इंडस्ट्रीज़ ले लें आप, स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस ले लें, कौन सा ऐसा शोबा है पाकिस्तान का जो कि इस वक्त परफॉर्म कर रहा हो? और ये मैं आपको जनवरी ऑनवर्ड्स की बात नहीं कर रहा। खोसा साहब, परफॉर्म तो टेक ओवर किया है, परफॉर्म तो अपोजिशन भी नहीं कर रही ना। मसला सारा ये है, आप बजट मंजूरी के मामले को ले लें, आपके पास कुल 119 वोट थे, आपके अपने यानी पीपल्स पार्टी के अलावा पीएमएलएन के लोग तक उठ के वहां से चले गए। तो जब अपोजिशन आपस में मुत्तहद नहीं होगी तो पब्लिक ने खड़े होकर अलग से मुतालबा तो नहीं करना ना। नहीं, मैं अपनी राय आपको दे सकता हूँ, मेरी ज़ाती राय मैं आपको दे सकता हूँ, और वो ये है कि ये मंजूर होना चाहिए। इनकी मज़ीद परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आनी चाहिए लोगों को। जो 4.5-5 साल इन्होंने साबका दौर के इन्होंने कंटेनर्स और शहरों शहरों में जाके इन्होंने जलसे करके लोगों में जो बातें की थी जी, वो बातें अब लोगों को पता लगनी चाहिए कि ये उनको परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर ये डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। अब इन्होंने बजट पेश किया है, इसमें कौन सा ऐसा रिलीफ इन्होंने जनरल पब्लिक को दिया है, पाकिस्तान की आवाम को या किसी शोबे को कौन सा रिलीफ दिया? आप मुझे बता दें, आपका हाथ नब्ज़ पे हमसे ज़्यादा होता है, आप मुझे बता दें, या हुकूमत के जो भी रुकन यहाँ पे मौजूद हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए खटक साहब जी, वो मुझे बता दें कि कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर उन्होंने इस बजट के अंदर पब्लिक को रिलीफ दिया हो। आपका यही सवाल मैं उनकी तरफ ले जाता हूँ पाकिस्तान। खोसा साहब, आपका यही सवाल मैं उनकी तरफ ले जाता हूँ। पूरा 1 घंटा है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। खटक साहब, आप बता दीजिए, खोसा साहब का सवाल वैलिड है, हम तो रोजाना पूछते रहते हैं, ये आप डायरेक्टली अगर जवाब देंगे। अब उनका ये कहना भी बड़ा जबरदस्त है, उनकी जाती राय में ये बजट मंजूर होना चाहिए था। वो चाहते हैं कि जो भी हो रहा है पूरी तरह एक्सपोज होना चाहिए, कारकर्दगी है तो पॉजिटिवली और कारकर्दगी नहीं है तो नेगेटिवली, जो कुछ भी है एक्सपोज होना चाहिए। तो फिर रिलीफ कहाँ है सर, आप बता दीजिए। पहले तो मुझे उनकी आवाज़ आ नहीं रही थी, म्यूट हुआ हुआ था, मुझे उनकी जवाब सुना ही नहीं मैंने बिल्कुल। तो आप, मैं विदाउट लिसनिंग टू आपने जो क्वेश्चन किया जी जी, पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत कमज़ोर हुई है। आपने भी अभी शुरू में पॉइंट आउट किया कि पहले लास्ट टाइम जो डिफरेंस था वो 29 का था, इस बार वो हो गया 41 का, 41 हो गया। और अगर हम 9 हमारे जो कोविड की वजह से नहीं है वो डाल दें तो टोटल 50 का, यानी डबल हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो एक तो ये मुझे ये भी कोई जवाब दे दे कि इनके लोग, वो लोग कोविड वाले नहीं भी थे और फिर भी नहीं आए, क्योंकि एक सिंपल एक कानून ये होता है, रूल ये है कि अगर आप पार्टी के जो पॉलिसी के अगेंस्ट वोट देंगे फाइनेंस बिल के अंदर,
तो आप डीसीट हो सकते हैं, यानी एमएनए आपकी एमएनएशिप खत्म हो सकती है। तो उन्होंने ये पसंद किया कि वो आए ना, वोट ही ना दे, तो उन्होंने बाहर ने जो उनके साथ अपोजिशन के साथ ही नहीं है। तो हमारी हुकूमत कोई कमजोर नहीं, हमारी तो हुकूमत और भी मुस्तकम हो गई है और भी बेहतर होगी। सेनेटर साहब, हम तो दुआ करते हैं कि आपकी हुकूमत और भी मुस्तकम हो। हम चाहते हैं आप 5 साल पूरे करें, अगले 5 साल भी करें। लेकिन बात सारी ये है कि जिस तरह आपने कहा कि परफॉर्मेंस है अच्छी होगी, बजट मंजूर कराने की हद तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर आपने लेवी 25 रुपए लेवी की मद में लगा दिए, और जब कम की थी कीमत उस वक्त रिलीफ जो मिलना चाहिए था पब्लिक को वो नहीं मिला। तो ये भी तो एक मामला है ना। कारकर्दगी अपनी हुकूमत बचाने की हद तक तो बहुत अच्छी है, बजट पास कराने की हद तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन पब्लिक को रिलीफ देने के मामले के ऊपर अगर बात आती है तो फिर तो हम भी वही कहेंगे कि जाहिर है कि पब्लिक बहुत मसले मसाइल में है। सर देखिए, मैं आपको इस पेट्रोलियम पर मैं आपको समझाता हूँ है कि आप काफ़ी दफ़ा लोगों को मैं टॉक शो में देखता हूँ, कंफ्यूजन है इसके अंदर। बात है कि आप मुझे बताएं, आज तक कभी कम जब हुआ था जी, आज तक आपने पिछले 20 सालों में कभी केरोसिन की 33 रुपए लीटर कीमत देखी थी? कितना कम किया गया था। अब जब इंटरनेशनली कीमतें ज़्यादा हुई तो वो कोई $18 से चला गया, $42 पर चला गया, $42 पर चला गया। और ये मैं आपको ब्रेंट क्रूड की बात करता हूँ, हम अरेबियन लाइट ले रहे होते हैं जो यहाँ मिडिल ईस्ट वगैरह से आ रहा होता है, उसकी कीमत कुछ और होती है, लेकिन तकरीबन यही $1 का फर्क होता है उसके अंदर। अच्छा, ये जब आया तो इसके बाद जब इंटरनेशनली कीमतें कोई 112% ज्यादा हुई जी, तो उसकी मजबूरन हमने ज्यादा करना पड़ना था, क्योंकि अदरवाइज आपको जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वगैरह उसके इन्वेंट्री लॉसेस हो रहे थे। और एक जो बेसिक जो प्रोसीजर्स में गलती है जो पिछली हुकूमतों को ठीक करना चाहिए था, जो अभी हम ठीक कर देंगे, वो ये है कि आप 1 महीने तक एक प्राइस होल्ड नहीं कर सकते। ये तो बड़ी वॉलेटाइल मार्केट है, आपको चाहिए हर हफ्ते बाद इसको वो कंसिडर करें और प्राइस को एडजस्ट करें कि अननेसेसरीली किसी के पास इन्वेंट्री गेन्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास या रिफाइनरी के पास कुछ जरूरत से ज्यादा मुनाफा या जरूरत से ज्यादा नुकसान भी ना हो गया। अब हो क्या रहा था कि वो जरूरत से ज्यादा नुकसान कर रहे थे। पेट्रोल पंप्स वालों ने भी होल्ड करना शुरू कर दिया। उन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जो कानून में लिखा है कि 21 दिन तक तुम अपना स्टॉक मेंटेन करोगे, उन्होंने कहा जी मैं तो 21 दिन का स्टॉक मेंटेन करूँ, मेरे पास तो 18 दिन है या 15 दिन या कुछ 7 दिन पर बैठे हुए थे, वो स्टॉक मेंटेन कर रहा हूँ। तो ये चीज होगी। फिर मिनिस्ट्री के अंदर जो कैपेसिटी है, आई एम सॉरी टू से कि हमारी हुकूमत ने भी और उससे पहले भी ओवर द इयर्स पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, लोगों की कैपेसिटी नहीं, उनकी इतनी सोच नहीं। लॉजिस्टिक्स है, छोटी छोटी कंपनियां से इंटरनेशनली प्रोक्योरमेंट्स कर रही थी अपने रॉ मटेरियल, वो लॉजिस्टिक्स। लेकिन सर जितनी उजलत में हुआ है सेनेटर साहब, जितनी उजलत में हुआ है, ओगरा एक बॉडी है, एसओपीज को फॉलो करके आपको वहां तक पहुंचना होता है, लेकिन वो फॉलो किए बगैर रातों रात एकदम से पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दी गई और फिर वो अवेलेबल भी हो गया। बल्कि खोसा साहब इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हैं, मैं उनका कमेंट ले लूं सर, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं, उसके बाद फिर राणा साहब को शामिल करना है। खोसा साहब क्विक कमेंट सर। इंतहाई एहतराम के साथ जमील साहब जी, 6 महीने हुए होते हुकूमत को, और ये बात जो खटक साहब फरमा रहे हैं अगर ये करते तो हम इसको कबूल करते कि जी अभी इनको आए हुए 6 महीने हो गए, अभी तक वो हुकूमत की रेट और ग्रिप जो है वो कायम नहीं हुई। इट्स बीन 2 years नाउ। अगर होर्डिंग हो रही है, अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? इज द ऑपोजिशन रिस्पॉन्सिबल और इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल? अगर ये लोग रेगुलेट नहीं कर सक रहे तो किसका कसूर है? लोगों का कसूर है, ऑपोजिशन का कसूर है, या हुकूमत का कसूर है? मिनिस्ट्रीज के अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटीज पुरानी बातों को छोड़ देना अब के जी 20 साल क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा। सही बात है। अगर 20 साल गलत होता रहा तो आपने 2 साल में उस गलत को क्या ठीक किया? 31 रुपए पेट्रोल फ्यूल की प्राइसेस चढ़ी हैं, आप खुद देखिए। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कभी इतना जंप जो है वो नहीं आया प्राइसेस के अंदर, के एक ही यानी चंद घंटों के अंदर 8 साढ़े 8 बजे ऐलान होता है और 12 बजे उसका इतलाक हो जाता है। जी हाँ। और 12 बजे से पहले ही, बल्कि 12 बजे नहीं 8 साढ़े 8 बजे इतलाक हो गया नहीं किया तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जी। 10 साढ़े 10 बजे से लेके और 12 बजे तक फ्यूल जो है वो पेट्रोल स्टेशन के ऊपर 101 रुपए का मिलना शुरू हो गया था। बिल्कुल ठीक। तो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है? एब्सोल्युटली राइट। और जहां तक रही बात, आपके एक बात का मैं जवाब देना एक जवाब देना मैं भूल गया, और वो था नवीद कमर साहब का रवैया असेंबली के अंदर। जी जी, आप ये देखिए कि जैदी साहब ने
अपने वक्त से ज्यादा वक्त लिया स्पीकर साहब से, और उन्होंने जिस तरह के अल्फाज और जो बातें, बेशक JIT की रिपोर्ट ही वो वहां पे पढ़ के सुना रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में सुना रहे थे उनको पूरा मौका दिया गया। जैसे ही नवीद कमर साहब ने बात करनी शुरू की, स्पीकर साहब ने उनका स्पीकर बंद कर दिया और उनको बिठा दिया। तो जाहिर बात है जब स्पीकर इसमें बायस्ड होंगे और स्पीकर साइड्स लेंगे तो फिर इस तरह का रवैया तो वहां पे होगा। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। मैं राना मुबशर साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। राना साहब, अब डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट्स की और वो नज़र आ जाती है, और इस बात का ढंढोरा पीटना कि 2 साल हमें अभी हुए हैं और 2 साल के दौरान हम करें तो क्या करें, तो ये बड़ा अलमिया की बात है। राना साहब से हमारा राब्ता ज़रा मुनक़ता हुआ है, राना साहब से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब सेनेटर साहब आप फरमा दीजिएगा, आपने सुन ली होगी बात, अगर नहीं सुनी तो खोसा साहब फरमा रहे हैं कि मामला इतना गंभीर है कि आप 2 साल के ऊपर डाल रहे हैं। अगर 4-6 महीने हुए होते तो समझ में आती कि आप करेक्टिव मेजर्स नहीं ले सकते। 2 साल में आपने क्या करेक्टिव मेजर्स लिए? मैं जरा सवाल रिपीट कर देंगे आप? बल्कि राना साहब आ गए हैं, राना साहब लाइन पे आ गए। राना साहब, 2 साल का ढंढोरा पीटा जाता है कि 2 साल के दौरान हम करें तो क्या करें, और डायरेक्शंस नजर आ जाती हैं कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है और उस डायरेक्शन के तहत आप जो काम कर रहे हैं परफॉर्मेंस है भी या नहीं। योर टेक ऑन दिस प्लीज। देखिए, 1-2 एग्जांपल्स दे देता हूं आपको जी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो मीटिंग्स में उन्होंने चौथी मीटिंग में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं थोड़ा, जी। चौथी मीटिंग में उन्होंने कहा, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि मैंने 4 दफा कहा है कैबिनेट की मीटिंग में कि ब्ला 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 डिसीजंस जो मैंने लिए हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो 4 कैबिनेट की मीटिंग खत्म होगी और 3 कैबिनेट की मीटिंग खत्म होगी और चौथी कैबिनेट की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक जवाब मिल गया इस चीज का कि चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती। हर वजीर आजम के साथ एक बंदा होता है जो कि वजीर आजम साहब, जो भी वजीर आजम हो, उसमें जनाब जो वजीर आजम डिसीजन लेता है उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है। बट ओवर हियर इमरान खान साहब खुद जो है 3-3, 4-4 कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन लेते हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, और चौथी मीटिंग में खुद वो बेचारे वो कहते हैं यार कि ये की कर रहे हो, ठीक है। तो एक चीज तो ये देखें जी। अब वो कोऑर्डिनेशन के लिए बंदा किधर है? बंदा होना चाहिए ना, एक बंदा होता है, हमेशा होता है। सरदारी साहब के साथ भी था, बेनजीर मुहतरमा के साथ भी था, नवाज शरीफ साहब के साथ भी था, सबके साथ, मुशर्रफ साहब के साथ, सबके साथ होता है एक बंदा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का हमें नजर नहीं आता, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से भी हो रही है। कई डिसीजन ऐसे भी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इम्प्लीमेंट ही नहीं होते क्योंकि उनके पास वो बंदा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना हम लोग, तो परफॉर्मेंस जो है वो, आपकी बात दुरुस्त है, आई टोटली एग्री विद यू। परफॉर्मेंस जो है वो होती है, नजर आती है। वो मेरे कहने से, आपके कहने से, या किसी भी पीटीआई के जो भी रिप्रेजेंटेशन हो, मीडिया पे आके कहने से वो नहीं पता चलेगा कि हो रही है। राना साहब के पाइप लिंक में कोई इशू है और बार बार वो फ्रीज हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इस टेक्निकल इशू को भी हम सॉर्ट आउट करें। सेनेटर साहब की तरफ जाता हूँ। सेनेटर साहब, आपने सुन लिया होगा, खोसा साहब तो ये फरमा गए हैं कि मामला 2 साल का हो चुका है। अब 2 साल के बाद तो सवाल बनता है, अगर 4-6 महीने की बात होती तो चलो फिर भी इग्नोर किया जा सकता था। सेनेटर साहब, मैं इतना सुनता नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहे हैं कि हमारी, अगर ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं, तो मैं आपको जरा अपने परफॉर्मेंस, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़े बता दूं आपको। जी प्लीज बोलिए। मुझे ये बात बताएं कि एक द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमी इज करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट यानी हमारा जो पाकिस्तान में डॉलर आ रहा है या डॉलर बाहर निकल रहा है, जो हमें पहले 2 बिलियन 2 बिलियन का नुकसान हो रहा था, वो अब ठीक होकर वो 0 क्या, उसमें 13 मिलियन का प्रॉफिट होना शुरू हो गया मई के महीने के अंदर। नंबर 1 और फिर आप कहते हैं, खोसा साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए इस्तीफा दें। फिर हमारा स्टेट बैंक से हमने पिछले साल कोई पैसा नहीं विड्रॉ किया, कोई लिया, 1 पैसा, 0 पैसा लिया। खोसा साहब कहते हैं कि इस्तीफा दे दे। फिर पनाहगाह 2000 बनाए, पीएम हाउस के लिए हमने कहा कि 2 बिलियन एलोकेट किया कि इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दे जाए। कराके जो 1.2 बिलियन का जुर्माना पाकिस्तान पर लगा था, उससे टर्किश डिप्लोमेसी कर
1.2 बिलियन का हमने फायदा उठाया उसके ऊपर। मूडी के साथ हमारी बातें जो हो रही थी, हमने सारे दुनिया में मशहूर वो कर दिया कि पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर होगी। नाउ एवरीवन नोज कि इंडिया इज अ रोक स्टेट, पाकिस्तान इज अ वेरी फ्रेंडली स्टेट। 10 बिलियन हमने दरख्त लगाए। सेहत सहूलत कार्ड केपीके में हमने 1 मिलियन का इंश्योर किया हर आदमी को, केपीके इंसान को 10 लाख रुपए की 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहाँ गए सर? जनूबी पंजाब सूबा वो कहा था, वो कहाँ गया सर? Exactly. ये सवाल तो बनता है ना। आप देखें, आप लोगों ने खुद कहा था ना कि 100 दिन में परफॉर्मेंस चेक कर लीजिएगा, 3 महीने में कर लीजिएगा। हम 2 साल बाद ये कह रहे हैं कि कितनी बुनियादें रखी गई उन 50 लाख घरों की और कितनी 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से आप लोगों ने तगोदौ की। उधर तो स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का मामला है, पीआईए या एविएशन इंडस्ट्री हमारे सामने है। पीआईए की जहां तक आप बात करते हैं, पीआईए की कमेटी पर मैं, सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी पर मैं हूं। मुशाहिदुल्लाह साहब पीएमएलएन के जो है उसके चेयरमैन है उस कमेटी के। और जब पिछले 1 साल से इनने पीएमएलएन वालों ने कोई 6 मीटिंगें कॉल की और हर मीटिंग में पीएमएलएन पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड था कि जिनके पास जाली डिग्रियां हैं इनको रखें, इनको थोड़ा सा जुर्माना लगा के इनको रखें। हमारा क्या स्टैंड था, पीटीआई का क्या स्टैंड था, इनको रखे नहीं, इनको निकालें और इन पर एफआईआर रजिस्टर करें। आज जो पीआईए की हालत है, जो आज आपने पीआईए के कप्तान की, क्रू की, कैबिन क्रू की या ट्रैफिक क्रू सारों की बात करते हैं, और सारे ये वो लोग हैं जिनके ऊपर लिखा होता, उनके पीछे एफटी लिखा होता था। एफटी पत्नी मसलन, एफ का मतलब फरियाल, टी का मतलब तालपुर हो सकता है, शायद इस तरह ये मतलब होगा, वो लिखा होता है। ये वो लोग भर्ती है। लेकिन सेनेटर साहब अगर थोड़ी बहुत नजर अपने इर्द गिर्द पार्लियामान में भी दौड़ाए ना, तो वही लोग जो गुज़िश्ता पार्टीज के साथ काम करते थे उनमें से कई की डिग्रियां शायद बोगस निकलेंगी। किस किस को निकालेंगे इस सिस्टम से? या तो फिर सिस्टम को ही बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया जाए, बदल दिया जाए, निजाम बदल दिया जाए ताकि नए लोग आए, फ्रेश ब्लड आए। इस पर हम बात करेंगे। ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त का सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।